नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात कर रहे हैं आवाज़ की दुनिया की। अगर हम हिंदुस्तान की आवाज़ की दुनिया की बात करें तो बहुत ही कम ऐसे नाम हैं जो ज़बान पर आते हैं और जिनको लोगों ने याद रखा है। ऐसी आवाज़ों में एक आवाज़ थी अमीन सयानी साहब की जो अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन एक आवाज़ और है जो आपको अभी भी याद होगी और जब आप उनसे बात करेंगे, जब मैं उनसे बात करूंगा और आप उनको कैमरा पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। उनके बारे में सिर्फ मैं इतना बोलूँगा कि जो जनरेशन ने महाभारत देखी है या उसके बाद जिन्होंने उनकी आवाज़ सुनी है तो वो फ़ौरन पहचान जाएंगे कि ये वो आवाज़ है जो हर बार बोलती थी मैं समय हूँ। हरीश भिमानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि अमीन सयानी साहब नहीं हैं अब हमारे बीच, और आपका मैं कहूँ तो जब आपने उनसे मुलाकात की, अगर मैं ये बोल सकता हूँ कि क्या आपने उनकी उंगली पकड़ी एक तरह से, और दूसरा जो पहली मुलाकात आपकी रही या पहली दफ़ा जब आपने उनकी आवाज़ सुनी तो क्या वही आवाज़ थी जिसने आपको कहा कि आपको इस तरफ जाना चाहिए? To begin with, I'll say that how can we forget a person who has left so much worth remembering? क्या मैंने उनकी उंगली पकड़ी? हाँ, मैं फ़ख्र से कहता हूँ मैंने उनकी उंगली पकड़ी थी, लेकिन इतनी सटली कि वो अगर मदद करते तो पता भी नहीं चलता था कि वो मदद कर रहे हैं और उसका दिखावा बिल्कुल नहीं होता था। मतलब कभी एक आध बार डांट भी प्यार से दिया होगा तो भी पता महसूस होता था कि वो इसलिए कि जैसे पिताजी डांटते हैं ना, वैसे अपना है इसलिए। हाँ, मैंने उनसे उंगली पकड़ी यानी गाइडेंस बहुत लिया। ही वॉज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन, in a true sense educated. I believe he was only a graduate, a BA, but beyond that, he was truly educated beyond books. पहली पहली बार उनकी आवाज़ कब सुनी? हम जहाँ अभी बैठे हैं यहाँ पीछे एक बड़ा रेडियो होता था। मैं रहा होऊंगा 7-8 साल का, और रेडियो का शौक़ तभी से मुझे था, और वो शायद इसलिए था पिताजी बिठाते थे कि देखो इसमें बहुत कुछ सीखने की चीज़ें हैं। जी। और उस ज़माने में रेडियो ही बहुत बड़ा और दैट वाज द एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट साधन। सेंटर ऑफ हाउस। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमें कहा जाता था कि देखिए हिंदी शिक्षा समिति या हिंदी हिंदी भाषा प्रचार समिति की ओर से प्रोग्राम चलते थे कि देखो यहाँ सीखना चाहिए। लेकिन मेरा ध्यान इस तरफ होता था कि रेडियो से जो आवाज़ें निकल रही हैं वो इतनी अच्छी, इतनी परिष्कृत हैं, इतनी रिफाइंड हैं, तो आसपास जब बोलते लोग बोलते उनकी क्यों नहीं है? पता नहीं मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो शायद यहाँ से मेरे ऑडियो का शौक, पैशन की शुरुआत हुई होगी। तो एक ये आवाज़ थी, मुझे नाम भी नहीं पता था, कि वो लहराती थी। he didn't have a baritone, मगर आवाज़ में कुछ कशिश थी और मुझे अजीब सी अच्छी लगती थी। फिर तो पढ़ाई करते करते हमें ना ख़ास फिल्में देखने दिया जाता था, और फिर जब पता चला कि इस लड़के को बहुत ज़्यादा शौक़ है रेडियो का, तो रेडियो भी बैन कर दिया गया। सिर्फ अच्छी बात ये थी कि मैं काफ़ी अच्छा छात्र था, तो फिर वो करने देते जो मैं करता। करते करते मैंने काफ़ी सारी पढ़ाई कर ली। जैसे किसी ने कहा था, बोले बहुत गलत सलत पढ़ाइयाँ आपने कर ली, इंजीनियरिंग की, MBA किया, आई वेंट इनटू एन MNC फॉर 3.5 years। फिर जब इसमें प्लंज लिया मैंने, इसको अपनाया। नहीं, रेडियो भी एकदम नहीं था। रेडियो होता आवाज़ की दुनिया एक्चुअली। आवाज़ की दुनिया, बहुत सही कहा। इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र का नाम नहीं था कुछ, और मैं क्या कर रहा हूँ तो बोल रहा हूँ। नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है। मेरी माताजी कहती थी, अच्छा बोलता है, करता आजकल क्या है? काम क्या करता है। तो मतलब एक इतना हो गया था कि
भाई ये कभी ऐसा नहीं कहा है कि देखो आजकल ज़रा तंगी है, मुट्ठी बंद रखना। परिवार को कभी ऐसा नहीं कहा। ये करता क्या है? तो पत्नी से पूछ भी लिया था कि कुछ गलत तो नहीं करता है ना, देखो तुम जानोगी, तो ऐसे सहभागी मत होना। तो मैंने एक ऐसे क्षेत्र में कदम रखा था कि जिसका ना भविष्य दिख रहा था, अरे जिसका रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा था। तो एक ये मुझे ध्रुव तारे की तरह थे अमीन साहब। कि अमीन साहब के कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो, तो मैं उनसे पूछ लेता। और ऐसे कभी नहीं कि मुझे आपसे कुछ पूछना है, थोड़ा मैं तकलीफ़ में हूँ, ऐसा नहीं। मैं जाके कहता बस नमस्ते, आपसे मिलने आया हूँ, या मुझे जब रिकॉर्डिंग के लिए कभी वो बुलाते। हुआ ऐसा कि मेरी तरक्की कुछ तेज़ रफ्तार थी, तो पायदान ज़रा तेज़ रफ्तार से चढ़ रहा था मैं। और जो एस्टेब्लिश्ड पहले से थे उनको लग रहा था कि खलबली मच गई थी। खलबली यानी कि स्टेपिंग ऑन टू मैनी टोज। एक तरफ एंकरिंग, एक तरफ वॉइस ओवर्स, एक तरफ टेलीविज़न, एक तरफ डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह। शायद उसकी वजह ये भी रही होगी कि आपकी जो भाषा है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बिल्कुल आपने सही कहा। क्योंकि I should be given the credit of starting multilingual voiceover recordings in India. और तभी उसे अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था। तो अमीन साहब का भी ये था। अमीन साहब स्पोक वेरी गुड इंग्लिश। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू थी। इंग्लिश, हिंदी। उनकी हिंदी उर्दू एक ही थी, यानी हिंदुस्तानी। उनके शब्दों में कहूँ तो कि मैं राजभाषा नहीं जानता, मैं राष्ट्रभाषा नहीं जानता, मैं लोक भाषा जानता हूँ। और यही इसी ने उन्हें इतना लोकप्रिय बनाया। तो मेरे खिलाफ कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा था, यहाँ तक कि मुझे ये पता चला कि कुछ स्टूडियोज़ में ये कहा जा रहा है कि इसको बुकिंग मत दो, ये रिकॉर्डिंग करने आए तो आप वो बुकिंग मत लीजिए। और मैं एक और विधा में मैंने प्रवेश नहीं, मैंने प्रवेश किया था, और वो था प्रोडक्शन ऑफ ऑडियो एडवर्टाइजिंग एंड प्रोग्राम्स। नाउ दैट वाज आल्सो जस्ट लाइक अमीन साहब। अमीन साहब वाज सो हैप्पी। आप मानेंगे, रेडियो सिलोन जो कि आकाशवाणी के पर्याय के रूप में बना था, क्योंकि आकाशवाणी पर फिल्मी गीत नहीं चलने देते थे। श्री गाडगिल या देशमुख गाडगिल साहब बीच में कुछ वक्त के लिए शायद रोक दिया गया था। शुरुआत में, एकदम शुरुआत में, जब हमें स्वतंत्रता मिली, उसके बाद जब रेडियो की शुरुआत हुई, आकाशवाणी बना, तो कहा कि जैसे सारंगी नहीं बजने देंगे, कि ये तो कोठे का वाद्य है। ऐसे सारे अजीब रूल थे। तो उसके सामने रेडियो सिलोन खड़ा हुआ। अमीन साहब कभी रेडियो सिलोन में थे नहीं, लेकिन अमीन साहब की कंपनी, उनके नए आइडियाज़, उनके नई तरह से प्रोग्राम पेश करने का तरीक़ा, तो वो यहाँ से प्रोग्राम बना के वहाँ भेजते थे और वहाँ ब्रॉडकास्ट होते थे। ये मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है कहीं। He was not a live RJ, although he would have made a great one. तो अकेले अमीन साहब के प्रोग्राम्स वहाँ चलते थे, चाहे औरों की आवाज़ में हो। The first non-अमीन सायानी रेडियो प्रोड्यूसर was me. तो जब ये मुझे दिया गया, किसी एड एजेंसी ने दिया, तो मैंने कहा नहीं, पहले जाके मैं उनसे बात करता हूँ। ऐसा ना हो कि एजेंसी क्लाइंट से कहे और क्लाइंट चाहता था और नहीं मिले। तो मैंने कहा ऐसा हो तो मैं ख़ुद बात करूँगा और अमीन साहब से बात करवाऊँगा, आप कर लीजिए। और मैं उन्हें कहूँगा कि ये चूँकि मेरा आइडिया है, मुझे मिला है, तो मैं लिखूँ और मैं अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करूँ। ये सब सोच के मैं गया। उन्होंने सारा सुन लिया, एक जज की अदा से। अमीन साहब ने जो कह लिया,
बैठो मियाँ, बैठो, मैं क्यों करूँगा, तुम क्यों नहीं करोगे? मैंने कहा नहीं सर, दिस इज़ रेडियो सिलोन, आपकी एजेंसी है। उसको कहा, उसका नाम था रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, RAS। तो मैंने कहा हाँ तो ठीक है, तुम हमें दे दो, हम वहाँ तक पहुँचा देंगे, तुम्हें वहाँ तक नहीं जाना पड़ेगा। मैंने कहा रियली, आई मीन आई वॉज अमेज्ड कि ये आदमी ऐसा कह सकता है, कर सकता है। मैंने कहा जैसे प्रोग्राम आना शुरू होगा दुनिया को पता चलेगा कि अब नॉन अमीन सायनी प्रोग्राम भी वहाँ हो रहे हैं। बट ही वॉज कूल अबाउट इट। मैंने 52 प्रोग्राम्स किए। ग्वालियर शूटिंग के थे, ये भी मुझे याद है, ग्वालियर संगीत बहार, शायद ग्वालियर संगीत उपहार, जो संगीत भी था उसमें, उसके बारे में भी कहा जाता था, किस्से थे, और एक उपहार भी दिया जाता था, एक इंटरव्यू भी होता था फिल्म पर्सनालिटी का। तो उनका अच्छा है। मैं आपसे पूछूं कि एक मिनट, उन्होंने एक बहुत अच्छी सीख मुझे दी थी। क्या होता था कि तभी ही वॉज ऑन टॉप, मैं नया था, तो एक प्रभाव तो होता ही है। जिस तरह लता जी ने कहा है, लता मंगेशकर ने, कि शुरुआत में जाने अनजाने नूरजहां जी का स्टाइल निकल जाता। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे तो ऐसा मेरे साथ भी होता था, विशेषकर जब लंबा हो, कुछ बात कहनी आप हो। आवाज़ कॉपी ना भी करें कई बार, मतलब हम ही अगर कहीं कोई वॉइस ओवर है कुछ के, तो हाँ तो कई बार हाँ तो बहनों और भाइयों तो आपके दिमाग में आ ही जाएगा ज़बान पे। उससे तो बहुत दूर रहना पड़ता था, क्योंकि वरना तो वो खुद को तो उन्होंने एक बार कहा, मैं कुछ टेप देने गया हूँगा शायद, कहा देखो हरीश बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करते हो, लिखते तुम ही हो। मैंने कहा जी सर, एक एक शब्द मेरा है। ठीक, क्योंकि उनको ज़रा ये होता था कि हिंदुस्तानी रखो, ये अभिन्न अंग, हाँ, ये सब समझ क्या है, क्योंकि वो मुझसे काफ़ी बड़े, तो तब उर्दू ज़्यादा चलती थी। उनको बहुत अच्छा लगा था बाय द वे। बाद में उन्होंने कितनी बार मेरे बारे में कहा कि अरे ये लड़का है, ये उर्दू पढ़ता लिखता भी है। तो हम कभी किसी कॉन्फ्रेंस में साथ बैठे हों और एक दूसरे को नोट देनी हो तो हम उर्दू में लिख के देता। तब मुझे पता नहीं था उनको इतनी अच्छी आती है। तो उन्होंने मुझे ये समझाया उस प्रोग्राम, ग्वालियर प्रोग्राम के बारे में, कहा हरीश डोंट माइंड माई सेइंग। मैंने कहा नो सर, क्या? कहा थोड़ा अपने आप को खोजो, अपने आप को खोजो। मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने सोचा जो भी कह रहे हैं मैं सोचूंगा। देन आई हर्ड द प्रोग्राम, मैंने कहा कि इसमें तो मुझे कहीं कहीं अमीन साहब सुनाई दे रहे हैं मेरे रेंडिशन में। तो ये कहना, वरना उनके लिए तो बहुत अच्छा है, वो क्या कहते हैं, नकल तो सबसे बड़ी तारीफ होती है, तो वो चलने दो ना। लेकिन नहीं, दैट इज़ वाई आई से दैट ही वॉज वन ऑफ माई मेंटोर्स। मेंटोर थे तभी अगर मैं तरक्की कर रहा हूँ तो शुभचिंतकों को ही खुशी होगी। उनमें से ये आगे थे। फिल्म पर्सनालिटीज़ के बीच, पॉलिटिशियंस के बीच, और मे बी जो ऐसे लोग हैं जिनकी शख्सियत बड़ी थी, उन सब के बीच वो बहुत नोन थे, फेमस थे। लेकिन अगर मैं बात करूं फिल्म जगत के प्रति उनका लगाव और फिल्म वालों का उनके प्रति जो लगाव था, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? किस तरह का माहौल आपने देखा? देखिए, आपको एक अंदर की बात थोड़ी बताऊं कि he was one on one with all film people, whether it was चोपड़ा साहब, B.R. चोपड़ा, जिनके साथ मैंने बहुत काम किया, or it was singers, म्यूजिक डायरेक्टर्स। मगर उनकी अमीन साहब के प्रति क्या भावना थी, क्या जज्बात थे? थोड़ा डर था, आप नहीं मानेंगे, थोड़ा डर था, और डर की वजह से वो झुक के ज़्यादा चलते थे। डर ये था कि अमीन साहब ने, अगर आपका अमीन साहब के प्रोग्राम में गाना आया तो वो गाना सक्सेसफुल है, ठीक है, वो पक्षपात नहीं करते, लेकिन
गाना वहाँ आना चाहिए। नहीं आया तो तो प्रॉब्लम देखिए है। जिस तरह एक पति अपनी पत्नी से डरता है ना कि भाई ना ही घर में शांति रहे, इसलिए जो तुमने कहा वो बिल्कुल सही था। कल जो हमारी बहस हुई उसमें गलती तो तुम्हारी थी, लेकिन सॉरी मैं कहता हूँ, थोड़ा इस तरह से। तो हमेशा उन्हें इज्जत मिली एक उनकी पर्सनालिटी की वजह से, उनके व्यक्तित्व, उनकी शख्सियत की वजह से, और इस वजह से कि भी कि उनके म्यूज़िक बेस्ड प्रोग्राम, चाहे एक था सैरिडॉन के साथी, सिबा का गीतमाला था, एस बिना का कुमार का। गीतमाला तो हाँ, बिना का गीतमाला तो सिरमौर था। तो उसकी वजह से उनको हमेशा रहता था, होता था कि यू नो बी इन हिज गुड बुक्स। राइट राइट। एक और चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा आपसे वो ये कि अमीन साहब, जब आप उनसे कभी जब भी आप मिलते थे, अपार्ट फ्रॉम एक अनाउंसर या अपार्ट फ्रॉम एक जर्नलिस्ट भी समझ लीजिए उनको, कौन सी वो साइड्स हैं जो आम लोगों को नहीं पता है उनके बारे में? इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन। मुझे कम से कम वो 10 बार 15 बार कह चुके होंगे, अरे हरीश मुझे ये साहब कहना बंद करो, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, अमीन भाई चलो मैं तुमसे बड़ा हूँ, चलो आई डोंट माइंड यू कॉलिंग मी अमीन, बट अमीन भाई इज फाइन, अमीन साहब ये सब क्या है। मैंने कहा अमीन साहब जब मैं पहली बार आपसे मिला तब आप जितने मुझसे बड़े थे आज एग्जैक्टली उतने ही बड़े हैं। वो है ना, ईगोटिस्ट नहीं थे। ईगोटिस्ट वो व्यक्ति होता है जो अपने बारे में ही सोचता है, जिसके साथ आप बात कीजिए तो आपको पता है कि वो सिर्फ अपने बारे में बात करेगा, अपने बारे में सोचेगा। वो नहीं था, वो बहुत कम था, विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग बिकॉज ही वॉज द ग्रेटेस्ट वॉइस स्टार दैट वॉज। हाँ ये है कि वॉइस की सभी विधाओं में उनका दखल नहीं था। जहाँ उनको पता था दैट ही वॉज, हाउ डू आई पुट इट, ही वॉज नंबर वन इन द फील्ड ऑफ वन, वहाँ वो रहते थे। तो इसलिए शायद उनके नज़दीक कोई पहुँच नहीं पाया, और वो भी इस सिफत से, इतनी सिंप्लिसिटी से, उसके लिए उन्हें कुछ करना नहीं पड़ा। एक बात ज़रूर बताऊँ, वो मैं अपनी बेटी को, मेरी बेटी होगी तब 6-7-8 साल की, पता नहीं मेरे साथ उस दिन थी और मैं एक रिकॉर्डिंग के लिए उनके यहाँ गया था। तो मैंने कहा चलो, तो उससे पूछा कहाँ जा रहे हैं हम, तो मैंने कहा कि एक अमीन साहब हैं, यू नो हैव यू हर्ड ऑफ अमीन साहनी। तो उससे कहा नहीं, तो 7 साल की बच्ची कितनी, फिर जैसे उसको पता ही नहीं चला कौन है। मैंने पहचान कराई, अमीन साहब ने कहा हो तुम अपनी बेटी को इसमें ला रहे हो इतनी जल्दी। मैंने कहा नहीं नहीं, वो मेरे साथ थी, रिकॉर्डिंग करने आया हूँ। कहा देखो अभिषेक बैठो तुम स्टूडियो में, मुझे 2-3 मिनट का अनाउंसमेंट करना है, वो कर लेने दो, फिर तुम करो, फिर स्टूडियो इज योर्स। तो वो आए अंदर और माइक पे गए। माइक पे गए तो उनका बोलने का अंदाज़ पूरा बदल गया। जैसे कई एक्टर्स का होता है ना कि आज मैं कहूँ तो एक बमन ईरानी हैं या नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, वो आम आदमी हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं, कैमरा है, कैमरा शुरू हुआ और वो अलग कैरेक्टर बन गए। तो वैसे वो पूरे बदल गए। मेरी बेटी मुझसे कहती पापा व्हाई इज ही टॉकिंग लाइक स्पीकिंग लाइक दैट, और तब उससे कहा आई नो दिस वॉइस। मुझे लग ही रहा था। हाँ आई नो दिस वॉइस कहा, तो ये बदल कैसे गए। मैंने कहा ये उनका अंदाज है। अच्छा आपको लोगों को पता है नहीं है, पता नहीं ये अंदाज कहाँ से आया। और अब हम जा रहे हैं चौथी पायदान की तरफ। उन्होंने पायदान को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर दिया था, किसी को पता ही नहीं पायदान कैसा होता है। जैसे एयरलाइंस ने नकाब को कैसा कर दिया है, कैसी की जगह। खैर हुआ ये था कि उन्हें इस फील्ड में आना ही नहीं था,
उनके बड़े भैया हमीद सायनी साहब वॉज इन दिस फील्ड, ही वॉज अ गुड राइटर, वो जादूगर भी थे, ही वॉज अ मैजिशियन टू, एंड अ ब्रॉडकास्टर, रेडियो ब्रॉडकास्टर। फिर काम इतना बढ़ता गया और हिंदी में काम आने लगा। पहले तो ओवल्टीन का वो शो करते थे, तो इनको अपने भाई से कहा, तो उसने कहा नहीं मुझे तो कुछ आता नहीं है, मेरा हिंदी नहीं है ना, सीखेंगा कैसा सीखेंगा, ये हिंदी बोलते थे, ये हिंदी वो ऐसी हिंदी बोलते थे परिवार में, कहा सीख जाओगे मेहनत करोगे तो। ही वॉज इन सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ते थे, और वो काम बढ़ गया। तो अब कितनी बार स्टूडियो जाए दौड़ दौड़ के, कहाँ सेंट जेवियर्स कॉलेज और कहाँ वो कम से कम 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर। तो वहीं स्टूडियो अपना रिकॉर्डर और माइक लेके वहीं आ जाता रिकॉर्डिस्ट, और क्योंकि हमीद साहब ने कहा है कर लो, तो बाहर आवाज़ें हैं लड़कों की, लड़के लड़कियों की, छात्रों की, तो क्या करेंगे, तो ज़ोर से बोलो तुम, हम फेडर कम करेंगे, फेडर कम करेंगे तो बाहर की आवाज़ें कम आएंगी। तो इसलिए अगर उनको कहना था कि बहनों और भाइयों आज हम बिनाका में तीसरी पायदान पर सुनने जा रहे हैं, तो नहीं चलता, क्योंकि बाहर की आवाज़ें आती हैं, बहनों और भाइयों आज हम बिनाका की तीसरी, तो ये उनका स्टाइल उसकी वजह से बना। उन्होंने कहा ये मेरे साथ चिपक गया स्टाइल, आई हैव नॉट क्रिएटेड इट, ये मजबूरन हुआ है, अब वो है तो यही अमीन सायानी है। जिस तरह से मैं समय हूँ, किसी और तरह से बोल नहीं सकता। बात की आपने उनके अंदाज की, लेकिन अगर मैं बात करूं कि वो चीज़ें अपार्ट फ्रॉम अनाउंसर, फिल्मों से जुड़ी इतनी सारी चीज़ें विधाएं होती हैं, क्या वो अच्छे सिंगर थे क्या, और हम कैमरा के पीछे बात भी कर रहे थे कि उनको बहुत सारे श्लोक याद थे गीता के, वो सारी चीज़ें पे कुछ रोशनी डालेंगे आप उनके बारे में? वो है ना, हमने ये शब्द बड़ा सुना है धर्मनिरपेक्ष, सर्वधर्म समभाव, वो सही मायनों में धर्मनिरपेक्ष थे। उन्होंने अपने माता पिता, अब्बू अम्मी के ख़िलाफ़ जाकर उन्होंने एक कश्मीरी ब्राह्मण लड़की से शादी की थी, रमा जी मट्टू, और जब उनके परिवार पर में ये दबाव डाला गया, ख़ासकर उनकी माता जी ने, वो उनका कहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कि इसका ईमान बदलना होगा, ईमान यानी आपको धर्म परिवर्तन करना होगा। कहा वो नहीं होगा। वो क्यों हो, हम यहाँ एक लड़की लाए हैं, आपके लिए बहू आई है, कोई धर्म का उपदेश नहीं आया है। तो उन्होंने वो नहीं माना, नहीं किया। और अजीब बात यह है कि उन्हें संस्कृत श्लोक बड़े याद थे। हुआ यूं कि मुझे अपने करियर की काफ़ी शुरुआत में श्रीमद् भगवद गीता रिकॉर्ड करने का अवसर मिला। तो तब उन्होंने कहा कि अरे तुम श्रीमद् भगवद गीता, तो उन्होंने कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। मैंने कहा ये तो द्वितीय अध्याय है, बहुत सच्चा निचोड़ गीता का ये है, कर्मण्येवाधिकारस्ते से भी आगे। तो उनको बड़े याद थे, और उसके मतलब के साथ, उसके अर्थ के साथ, उसके भावार्थ के साथ, और वो सही समय पर सुनाते भी थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी बात करने के लिए, और आज जो बातें आपने हमारे साथ साझा की हैं वो दर्शकों के लिए बिल्कुल नई होंगी, और मेरे ख़्याल में जो जानकारी उनको अमीन सायानी साहब की ज़िंदगी के बारे में आज मिलेगी आपकी बातचीत से, वो मेरे ख़्याल में अनमोल है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मेरी छोटी शिकायत यह है कि आपका प्रोग्राम बहुत छोटा है, अभी तो शुरुआत हुई है। अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि say not in grief that he's no more, live in thankfulness that he was. क्या Thank you, Amit Sahab.